हेलो एवरीवन, बीए थर्ड ईयर की आज की इस स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। जैसा कि बेटा आप सब जानते हैं कि हमने कल डिस्कस किया प्लेटो। आपके वेस्टर्न थिंकर्स में पहला वेस्टर्न थिंकर था प्लेटो, और प्लेटो को हमने कंप्लीट जानने के बाद आज हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं अरस्तु। और अरस्तु कौन थे? जैसा कि हमने एक गुरु शिष्य की कड़ी के रूप में हमने जाना था, तो सुकरात हालांकि आपके इस बार आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन सुकरात जो थे वो एक महान विद्वान थे, महान फिलोसफर थे। और आप ये कह सकते हैं कि सुकरात का जीवन जो है वो काफ़ी संघर्षमय रहा, और यूनान के विद्वान थे, और सुकरात के विचारों से ओतप्रोत और इतना प्रभावित होने वाले जो विद्वान थे वो थे प्लेटो। तो आपने ये देखा कि सुकरात के विचारों से प्रभावित हुए प्लेटो, तो गुरु सुकरात जो थे उनके शिष्य थे प्लेटो, और फिर प्लेटो के विचारों से इतना प्रभावित हुए अरस्तु। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये गुरु शिष्य की जो कड़ी है वो बहुत ही स्वर्णिम और हमें दार्शनिक विचारों के रूप में देखने को मिलती है कि ये कैसे एक दूसरे से अपने विचारों से प्रभावित होते हैं। और यहाँ हम बात करते हैं कि सुकरात जो थे उनके विचारों को पूरा करने के लिए प्लेटो ने अपने पूरे जीवन प्रयत्न किया, उनके विचारों को जिंदा रखने का अपने दर्शन में उन्होंने पूरा जो है योगदान दिया। लेकिन अरस्तु जो थे, अरस्तु में कुछ खास बात थी। अरस्तु वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले व्यक्ति थे। अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक भी माना जाता है। अरस्तु जो थे उनको कई मामलों में आप कह सकते हैं कि वो जो अरस्तु जो थे वो कई मामलों में प्लेटो के विचारों से सहमत नहीं थे। और ये भी एक शिष्य की जिम्मेदारी बनती है कि गुरु जैसा कहता है उसका आंख मूंद कर यकीन करना शिष्य का कर्तव्य नहीं होता है। सच्चे मायने में सही शिष्य वो होता है जो गुरु को गुरु दक्षिणा के रूप में गुरु ने अपने जीवन काल में जो मूलभूत त्रुटियां रखी उन त्रुटियों को वो दूर करे, और उन त्रुटियों को दूर करके रियलाइज करवाए कि आपका शिष्य जो था वो आप ही से अपने गुरु से शिक्षा ग्रहण करने के बाद कुछ इतना एक्सपर्ट हुआ है, इतना उसने यूँ कहते हैं कि आपके विचारों से वो प्रभावित हुआ है कि आप ही के दिए गए दर्शन में से उन्हें कुछ खामियां नजर आई, और उन खामियों को दूर करने के लिए उन्होंने अपने एक नए दर्शन को जन्म दिया। कहने का मतलब ये है कि गुरु शिष्य के रूप में राजनीति विज्ञान को एक अनुपम देन, एक महत्वपूर्ण योगदान जो है वो इन शिष्यों से मिलता है। कहने का तात्पर्य ये हुआ बेटा कि राजनीति विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसमें हर दिन परिवर्तन होते हैं, और परिवर्तन अगर नहीं होंगे तो ये कभी गति भी नहीं कर पाएगा। आम आदमी से जुड़ा हुआ ये विषय एक आम विषय है आज के समय का, और आज के समय की पहली जरूरत, पहली आवश्यकता राजनीति विज्ञान विषय है। तो कहने का मतलब ये है कि प्लेटो जो थे उन्होंने अपने गुरु सुकरात के कंप्लीट विचारों को जिंदा किया अपने दर्शन में। लेकिन अरस्तु ऐसे शिष्य थे जिन्होंने प्लेटो का अनुसरण किया, प्लेटो को अपना महान गुरु माना, लेकिन इसके साथ ही साथ उन्होंने कुछ ऐसी मूलभूत बातें अलग भी बताई जो प्लेटो का विरोध करते हैं। प्लेटो का विरोध करने का तात्पर्य ये नहीं है कि वो अपने गुरु से सहमत नहीं था, लेकिन कहने का तात्पर्य है कि तात्कालिक परिस्थितियों में जिन बातों को प्लेटो कहता है वही अरस्तु के समय में परिस्थितियाँ बदलती हैं, और कुछ अनेकों चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो प्लेटो जिनको मानता है उनको अरस्तु नहीं भी मानते हैं। अब इसमें हम ये कहते हैं कि जैसे किसी एक विद्वान ने बेटा गुरु शिष्य की हम बात कर रहे हैं यहाँ, तो एक शिष्य ने ये कहा है कि यूनान में एक अमर गुरु शिष्य का एक अमर सोपान शुरू हुआ, और उस सोपान में सबसे पहले जो है ये इस तरह से आता है कि प्लेटो के बाद अरस्तु का नाम उल्लेखनीय है, और वह यूनान की अमर गुरु शिष्य परंपरा का तीसरा सोपान था। समझ गए आप? तीसरा सोपान था अर्थात यूनान का दर्शन बीज की तरह, यूनान का दर्शन बीज की तरह सुकरात में आया, लता की भांति प्लेटो में फैला, लता बेल जो होती है लता की भांति प्लेटो में फैला, और पुष्प की भांति अरस्तु में खिल गया। कितनी शानदार बात कही है।
गुरु शिष्यों की इतनी महान पीढ़ियां विश्व के इतिहास में बहुत कम देखने को मिलती है। सुकरात महान के आदर्शवादी तथा कवित्व में शिष्य प्लेटो का यथार्थवादी तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला शिष्य अरस्तु बहुमुखी प्रतिभा का धनी था, क्योंकि मानव जीवन व प्रकृति विज्ञान का शायद ही ऐसा कोई पहलू हो जो अरस्तु के चिंतन से अछूता रहा हो। उसकी ऐसी ही प्रतिभा उसे बुद्धिमानों का गुरु कहता है। अभी मैंने जो पढ़ा उसको मैं आपको इंटरप्रेट करती हूँ कि अरस्तु एक ऐसे विद्वान थे जिन्होंने अपने जीवन में कोई ऐसा सोपान, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं छोड़ा जिसमें उन्होंने अध्ययन नहीं किया हो और उन्होंने उसमें अपना कोई दर्शन नहीं दिया हो। वो चिकित्सा विज्ञान हो, भले ही वो राजनीति विज्ञान हो, हर क्षेत्र में अरस्तु की पहचान है। हर क्षेत्र में अरस्तु विद्वान है और इसी आधार पर उन्होंने अपनी बुद्धि का परिचय दिया और बुद्धिमानों का गुरु कहलाया। इसके बाद उसे नवीन विषयों का जन्मदाता भी कहा जाता है। देखो बेटा, ये जो मैं अभी कोटेशन बोल रही हूँ, ये सब कोटेशन आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगे। एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है 2 नंबर का क्वेश्चन कि बुद्धिमानों का गुरु किसे कहा गया है। दूसरा, नवीन विषयों का जन्मदाता किसे कहा जाता है। आप अभी अरस्तु पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है 1 मिनट में आप बता देंगे कि अरस्तु को कहा जाता है, क्योंकि अरस्तु पढ़ रहे हैं। लेकिन जब कोई कंपटीशन होता है, कंपटीशन में आपको ढेरों क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उस क्वेश्चन में जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप निश्चित रूप से कन्फ्यूज्ड हो जाते हैं। आप पूरी तरह से जो है समझ नहीं पाते हैं कि ऐसा कौन विद्वान था। 4 ऑप्शन भी आपके सामने रहेंगे, लेकिन उस ऑप्शंस में भी आप जो है ये तय नहीं कर पाएंगे सटीक रूप से कि ये सब चीज़ें किस में आती हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जब तक आप किसी विद्वान को पर्सनली तरीके से नहीं जानेंगी, तब तक आप उसके बारे में कुछ अनुमान ही लगा सकती हैं, सटीक नहीं कह सकती हैं। और मेरा मानना यह है कि आप लड़कियाँ इस तरह से जो है राजनीति विज्ञान के इन थिंकर्स को पढ़ें कि जैसे आपके कोई घर का कोई आपका सदस्य हो और उस मेंबर के बारे में आप बखूबी जानती हैं कि उसका स्वभाव कैसा है, वो क्या कह सकता है, वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। और अगर कोई थर्ड पर्सन कोई जो है आपके उस परिवार के सदस्य के लिए कहता है कि ये बात उसने कही, उसके लिए ये बात कही, अगर आप अपने सदस्य को बेहतर तरीके से जानते हैं तो आप उसी समय ये तय कर सकते हैं कि ये बात उसका घर का मेंबर कह सकता है कि नहीं कह सकता। समझ रहे हैं आप? तो कहने का मतलब ये है कि आपको उसी भांति अपने घर के मेंबर को जिस भांति आप पहचानते हैं, उनको जानते हैं, ठीक उसी तरीके से आपको इन विद्वानों को भी पहचानना है। कोई कहीं भी इसके संदर्भ में क्वेश्चन पूछा जाता है और ये कहा जाता है कि बहुत सारे जो है नवीन विषयों का जन्मदाता कौन हो सकता है, तो आप प्लेटो का नाम लें। नहीं, प्लेटो ने केवल अपने आदर्श राज्य पे फोकस किया, अपने सुकरात के जीवन के आप यूँ कह सकते हैं कि उनके सिद्धांतों को पूरा करने का प्रयत्न किया, लेकिन कुछ नए विषयों की खोज करें, नए विषयों में कुछ नया अचीवमेंट करें, ऐसा प्लेटो ने नहीं किया। तो आप अरस्तु के लिए ये बात कह सकते हैं दावे के साथ, क्योंकि आप अरस्तु को भली भांति जानते हैं, तब जाकर के आप ऐसा कर पाएंगे। इस प्रकार से मैक्सी जो विद्वान हैं उन्होंने तो अरस्तु के लिए ये भी कहा है कि प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक की संज्ञा उसे दी जाती है। प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक कौन था? अरस्तु। तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन आपके बने हैं और वो 3 क्वेश्चन में सबसे महत्वपूर्ण ये तीनों बातें हैं कि वो नए विषयों का जन्मदाता था, वो बुद्धिमानों का गुरु था और वो प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक भी था। उसे जाना जाता है प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक के रूप में। तो बेटा ये सभी चीजें, और एक और आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और वो है तर्कशास्त्र
जनक कौन है? अरस्तु है। तो आप मेरे वीडियो को सुनते सुनते नोटबुक उठाइए, पेन लीजिए और उसमें ये 4 बिंदु लिखिए और इन चारों बिंदुओं में आप देखिए कि वो कौन व्यक्ति है। ये सभी शब्द जो है, ये कोटेशंस जो है, वो किस विद्वान के लिए कहे गए हैं। हम जब अरस्तु की डिटेल पढ़ेंगे, टॉपिक में जाएंगे, तो हम निश्चित रूप से मान पाएंगे कि वास्तव में तर्कशास्त्र का जनक अरस्तु ही था। प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक उसे क्यों कहा गया है, उन्होंने ऐसी कौन सी बात कही जिसकी वजह से आप उन्हें ऐसा जो है दर्जा दे रहे हैं, और नए विश्व का जन्मदाता वो किस प्रकार से था। इस प्रकार से ये सभी जो बातें हैं, ये उन्हें क्या बनाती हैं? बुद्धिमानों का गुरु बनाती हैं। और आप अरस्तु को इतना बेहतर तरीके से समझें, उसको इस तरह से पढ़ें कि आप इन सभी तर्कों को सही साबित कर पाएं, तभी आप तय कर पाएंगे कि इन सब का मूल मतलब क्या है? अरस्तु है। इसके बाद उनकी प्रतिभा पर विचार प्रकट करते हुए फोस्टर ने, अभी जो आपने कोटेशन जो देखा वो उनके लिए कहा था मैक्सी ने, अभी फोस्टर उनके लिए कहते हैं कि मानव इतिहास में भौतिक उपलब्धियों की विशालता और उनके प्रभाव की गहनता की सीमा में संभवतः उसका कोई दूसरा नाम नहीं हो सकता। कहने का मतलब कि इतना प्रभावशाली व्यक्तित्व था अरस्तु कि उनका इन सब चीज़ों में नाम लेते हुए किसी दूसरे का नाम याद आ ही नहीं सकता। ये ऐसा तो केवल अरस्तु ही कर सकते थे। अब मैं एक हल्का सा जीवन इंट्रोडक्शन जो है आपको देती हूँ कि अरस्तु जो थे वो मैसेडोनिया के सेटाजीरा नामक नगर में उनका जन्म हुआ था, जो 384 ईसा पूर्व में था, जो लगभग एथेंस के 2 मील दूरी पर ही था। एथेंस और स्पार्टा आपने भी यूनान में पढ़े, 2 शहर और 2 नगर राज्य, और इनमें प्लेटो का और अरस्तु को सुकरात का जन्म हुआ था, और जस्ट उनके पड़ोस में ही अरस्तु का जन्म हुआ है। अरस्तु के जो पिता थे वो मैसेडोनिया के राजा, मैसेडोनिया कहाँ है? मैसेडोनिया भी यूनान में ही है, वहीं पास में पड़ोस में नगर राज्य है। तो मैसेडोनिया के राजा थे फिलिप, और फिलिप के यहाँ अरस्तु के पिता और उनके पिता के पिता, उनके दादाजी पितामह चिकित्सक का कार्य करते थे। अब आप समझ रहे होंगे कि अरस्तु में जन्मजात गुण थे किसके? चिकित्सा के, आयुर्वेद के, और इनके इन सभी वैज्ञानिक, इसीलिए उनकी सोच जो थी वो वैज्ञानिक सोच थी। उनका लालन पालन जो हुआ वो बिल्कुल अस्पताली वातावरण में हुआ, जैसे हॉस्पिटल में जैसा वातावरण होता है, क्योंकि उनके पिता और उनके दादाजी जो थे वो राजा फिलिप के यहाँ चिकित्सक थे, और उनका वातावरण, उन ऐसे वातावरण में अरस्तु का लालन पालन हुआ। उन्हें हर अवसर पर हर तरीके से प्रोत्साहन मिलता था, और युवा अवस्था में ही अरस्तु का जीवन काफ़ी विद्रोही और लापरवाह था। क्यों था लापरवाह? क्योंकि पैसे की कोई कमी उनके घर में नहीं थी। 18 वर्ष की आयु में जो है अरस्तु एथेंस चले गए, और वहाँ पहुँचते ही उन्हें महान गुरु प्लेटो का संरक्षण मिला। 18 वर्ष की आयु में अरस्तु जो है वो अपना घर छोड़ देते हैं, और घर छोड़ने के बाद उन्हें सबसे पहले मुलाकात होती है किससे? महान गुरु प्लेटो से, और प्लेटो से उनका जीवन पूरी तरह से प्रभावित होता है। अंत में उन्हें प्लेटो के विद्या मंदिर के कुंज में आकर ही आश्रय मिला, और प्लेटो की देखरेख में उन्होंने करीब 12 वर्ष तक विद्या ग्रहण की। वास्तव में अरस्तु की विचारधाराओं में अधिकांश अध्ययन जो है वो प्लेटो की विरोधी विचारधारा में मिलता है। देखो, प्रभावित होते हैं, 12 साल तक प्लेटो के सानिध्य में अध्ययन करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जब उनके विचारों को, उनके सिद्धांतों को हम पढ़ते हैं अरस्तु के, तो लगभग उनके सिद्धांतों में हम प्लेटो के विरुद्ध ही उनके विचारों को समझ पा रहे हैं, उनको जान पा रहे हैं। वास्तव में प्लेटो और अरस्तु दोनों ही प्रतिभाशाली पुरुष थे, और ये कहावत भी प्रसिद्ध है कि प्रतिभा संपन्न पुरुषों का आपस में वैसा ही मधुर मिलन होता है जैसे आग का बारूद के साथ। दोनों की आयु में लगभग 50 वर्ष का अंतर था। समझ रहे हैं आप? अरस्तु जो थे वो प्लेटो से लगभग 50 वर्ष छोटे थे, और यह समझना कठिन है कि वर्षों का यह अंतर पाटा गया
तथा आत्माओं की भिन्नताओं को किस तरह से उन्हें दूर किया होगा। प्लेटो ने अपने इस नए विचित्र शिष्य की कई क्षेत्रों में पहचान थी। अब देखो ये है कि एज गैप जो है वो इतना ज़्यादा था कि दोनों का मन तो मिल गया, लेकिन कुछ ऐसी आप यूँ कह सकते हैं कि प्राकृतिक असमानताएं थी जो हमेशा डिफरेंट रही। अरस्तु में एक खास बात थी कि वह किताबों पर पानी की तरह पैसा बहाया करते थे, जैसा कि हम नहीं करते हैं। क्योंकि हमें अगर कहीं कोई बहुत अच्छी बुक्स मिल रही हैं और उसके पैसे जो हैं हमें जो है सुनने को मिल रहे हैं कि नहीं इस किताब के 500 रुपये हैं सॉरी, तो निश्चित रूप से आपको वो 500 रुपये ज़्यादा लगेंगे क्योंकि वो किताबों पे खर्च करते हैं। लेकिन अगर ऐसे ही आपको कहीं मार्केट में कोई सुंदर ड्रेस टंगी हुई मिल जाए और उसको देख करके आप मुझे भैया किस हिसाब से दी, आपको पसंद आई देखते ही और उसने बोला कि भाई 500 रुपये, तो आप एक सेकंड नहीं लगाएंगे उसको खरीदते हुए। समझ रही हैं आप? तो बेटा आज के समय में हम वेटेज किसको देते हैं? इन चीज़ों को देते हैं जो हमारे वास्तविक जीवन का पार्ट नहीं है। इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने क्या पहना है। हाँ, ये एक सोशली डेकोरम होता है, उसके अकॉर्डिंग हमें पहनना रहना अपना रहन सहन होना ही चाहिए। लेकिन किताबों पर जहाँ पैसे खर्च करने की बात आती है वहाँ पर बहुत कम स्टूडेंट आज के समय में ऐसे मिलते हैं जो पैसे अपनी किताबों पर खर्च करते हैं बजाय अपने कपड़ों के, अपने खाने पीने के। कई रेस्टोरेंट में चले गए, 2 सहेलियाँ 4 फ्रेंड्स आपस में मिली और तय कर लिया कि आज कोई पार्टी शार्टी करते हैं। पार्टी शार्टी में वो 1000 रुपये तक खर्च कर देंगी और उन्हें 1% भी इस बात का दुख नहीं होगा कि आज 1000 रुपये माँ बाप की कमाई के हमने अपनी मौज मस्ती में उड़ा दिए। हाँ, मैं मानती हूँ बेटा कि इंटरटेनमेंट जो है वो लाइफ में आवश्यक है, उसका भी अपना एक स्थान है, उसकी भी अपनी एक जगह है। लेकिन जहाँ बात अध्ययन की आती है, जहाँ बात किताबों की आती है, वहाँ दोष आपका नहीं है। वहाँ आजकल का एनवायरनमेंट जो है वो इस तरह से क्रिएट हो रहा है कि बड़ा ताजुब होता है मुझे कई बार कि आप अगर किसी बुक डिपो पे पहुँचते हैं, सिक्कर झुंझुनू किसी भी अच्छे बुक डिपो पे अगर आप पहुँचते हैं और वहाँ जाकर के आप किसी अच्छे राइटर की किताब अगर मांगेंगी तो वहाँ आपको हज़ारों की संख्या में गाइड मिलेगी, हज़ारों की संख्या में आपको 1 वीक और अदर कॉम्पिटिशन्स की बुक मिल जाएगी, गाइड मिल जाएगी, लेकिन आपको किसी अच्छे राइटर की बुक मिलना मुश्किल है। बुक खरीदने के लिए आपको जयपुर चौड़ा रास्ता जाना पड़ेगा, और चौड़ा रास्ता में भी अब मुझे नहीं पता क्योंकि आजकल मुझे भी जयपुर गए हुए काफ़ी दिन हो गए, तो मुझे नहीं मालूम कि वहाँ पर भी ऐसी जो व्यवस्था आज बनी हुई है। लेकिन किसी समय में बहुत अच्छी व्यवस्था थी कि चौड़ा रास्ता पे जाकर के आप किसी भी तरीके की कोई भी अगर बुक पुराने राइटर की, नए राइटर की, न्यू एडिशन के आधार पर आप इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में अगर आप चाहेंगे तो वहाँ आपको मन चाहे किताबें मिल जाएंगी। लेकिन बड़े दुख की बात है बेटा कि आप सबका रुझान भी कुछ इसी तरीके का हो गया, वातावरण भी हमारा इसी तरह का क्रिएट हो गया कि आज के समय में किसी भी स्टूडेंट को बुक खरीदने के लिए और बुक पढ़ने के लिए ना तो वक्त है और ना उसके पास पैसा होता है। अदरवाइज चीज़ों पर बहुत पैसा खर्च होता है। तो आप ये सोचिए कि बेटा ये जो गाइड बनी हुई है मार्केट में हमें मिलती हैं, ये सभी गाइड जो है वो किसी बुक का इतना सा पार्ट होती है, 10% पार्ट होती है। अगर आप इतनी सारी गाइड और प्रतियोगिताएं की जो गाइड बनी हुई है उनको खरीद करके उन पर पैसा खर्च करते हो, क्योंकि उसमें आपको पक्का पकाया माल मिलेगा, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन बनाए हुए मिलेंगे और आप उनको रख लेते हो। आपको समझ का दायरा नहीं बढ़ाना होता है। उसमें क्या होता है, अगर आप किताब पढ़ते हो तो 10 पासबुक 10 गाइड आपको जो मिलेंगी उसके बदले एक किताब अगर आप खरीदते हो तो उसमें इतना मैटर, इतना गहराई से आपको मैटर मिलेगा कि कहीं जीवन में आपको किसी कोचिंग की, किसी नोट्स की और किसी गाइड की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो मूल बात यह है कि अरस्तु जो थे उनमें एक बहुत शानदार गुण था कि वो अपनी किताबों के लिए पैसा जो है वो पानी की तरह बहाते थे, और ऐसा विद्वान ही निश्चित रूप से जो है वो कुछ अच्छा कर सकता है। अब अध्ययन के मामले में आप कह सकते हैं कि गुणों के मामले में वही व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। इस प्रकार से यूरिपिड्स के बाद वह प्रथम व्यक्ति था जिसने पुस्तकों का संग्रह कर एक बड़ा पुस्तकालय बनाया। इसीलिए प्लेटो अरस्तु के निवास स्थान को विद्या का मंदिर कहता था। समझ रहे हैं आप? विद्या का मंदिर या विद्यार्थी का घर कहा जाता था, क्योंकि विद्यार्थी वही कहलाता है जो विद्या को अपने घर में मंदिर की तरह सजाता
और जहाँ किताबें नहीं हैं वहाँ विद्या का मंदिर हो ही नहीं सकता, वो विद्यार्थी कहलाने का हकदार ही नहीं होता है। इसलिए प्लेटो में हालांकि कई विद्वान उसकी किताबी कीड़ा कह करके उसकी आप यूँ कह सकते हैं कि आलोचना या निंदा भी करते हैं कि वो किताबी कीड़ा था, लेकिन किताबी कीड़ा होना कोई बुरी बात नहीं है। किताबों से जुड़े रहोगे तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ आप हासिल करोगे। हालांकि प्लेटो ने उनकी प्रशंसा, हालांकि प्लेटो अपने शिष्य की बहुत अधिक प्रशंसा करता था और कई बार आलोचना भी करता था, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद प्लेटो की मृत्यु के बाद अरस्तु का जीवन आरंभ होता है। और इस विषय में कहते हैं कि अरस्तु उस गधे व घोड़े के बच्चे की तरह था जो अपनी माँ का दूध पी लेने के बाद उसे ही लात मार देता है। किन्होंने कहा है, विद्वानों ने कहा है अरस्तु के लिए कि प्लेटो से उन्होंने दूध पिया, कहने का मतलब कि प्लेटो से उन्होंने सीखा, बहुत कुछ सीखा, और सीखने के बाद उन्हीं का सबसे ज़्यादा उन्होंने विरोध किया। तो विरोध करने का तात्पर्य ये नहीं है कि उनसे झगड़ा किया, विरोध करने का तात्पर्य ये है कि उनके विचारों से, जो प्लेटो के विचार थे, उनसे अध्ययन करने के बाद उन्हें रियलाइज हुआ कि उन चीज़ों से वो सहमत नहीं है और उन्होंने अपने नए दर्शन का गठन किया। अरस्तु का जीवन अपनी पहली पत्नी के साथ बड़ा सुखमय रहा और उन्होंने अपने अनेक वसीयतनामों में अपनी पत्नी के संबंध में बड़े प्रेमपूर्ण उद्गार प्रकट किए हैं। स्मूथ लाइफ थी, कहने का तात्पर्य ये है। दूसरा जो महान कार्य अरस्तु के लिए याद करने वाला है वो है कि राजा फिलिप ने अरस्तु को सिकंदर की शिक्षा का कार्य सौंपा। राजा फिलिप कौन थे? जिनके अंडर में उनके पापा और उनके दादा जो है वो कार्य करते थे। अब आप सोचिए कि राजा फिलिप का बेटा कौन था? सिकंदर महान। और सिकंदर महान की शिक्षा दीक्षा का आप यूँ कह सकते हैं कि शिक्षा दीक्षा के लिए उन्होंने अरस्तु को चुना। कितनी बड़ी बात है कि एक राजा के बेटे के लिए शिक्षा की व्यवस्था के लिए उन्होंने अरस्तु को गुरु के रूप में चुना और ये उनके लिए बहुत बड़े सम्मान की बात थी। इस प्रकार से बेटा ये हुआ कि हालांकि जो सिकंदर जो थे वो इस तरह के व्यक्ति थे कि वो चलते घोड़ों पर जो है वो दौड़ लगाने वाले व्यक्ति थे और उनको कंट्रोल करना अरस्तु के लिए थोड़ा मुश्किल था, लेकिन अरस्तु काफ़ी बुद्धिमान और परिपक्व वाले व्यक्ति थे और उन्होंने सिकंदर की शिक्षा दीक्षा का जिम्मा जो है वो लिया। अब हम कल पढ़ेंगे, आज की वीडियो में इतना ही बेटा। कल हम पढ़ेंगे अरस्तु की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, जिनका नाम आपको ब्लैक बोर्ड पर लिखवाऊंगी, और उसके बाद उनकी जो है मूल रचना जो थी अरस्तु की वो कौन सी थी, उसमें उन्होंने क्या क्या कहा है। फिर सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है अरस्तु के लिए वो बनता है कि अरस्तु प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक थे। इस कथन को स्पष्ट कीजिए। इस क्वेश्चन को कल पूरा करने के लिए हम कल के वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए